हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा की जो मुख्य परीक्षा है उसके प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करवा रहे हैं। इसी संबंध में हम ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की जो बुक है जिसमें 12 प्रैक्टिस सेट्स है उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके 10 प्रैक्टिस सेट्स डाल चुके हैं, जो आप हमारी वन दरोगा स्टडी मटेरियल नाम से प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इसका 11वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जिसमें 100 प्रश्न है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला, जहां तक वन के संरक्षण का सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सबसे मूल्यवान वन माना जाता है? तो सबसे मूल्यवान आपके आरक्षित वन माने जाते हैं। जो 1878 का फॉरेस्ट एक्ट था उसमें 3 वन की कैटेगरी बांटी गई थी। पहला संरक्षित वन जिसको कंजर्व्ड फॉरेस्ट बोलते हो, दूसरा रिजर्व फॉरेस्ट या आरक्षित वन, और तीसरा विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, ग्राम वन, विलेज फॉरेस्ट। तो उसमें जो आरक्षित वन होते हैं इसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित किया? मैंने आपको ऊपर बता दिया, वन अधिनियम 1878। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, ये सभी इन सीटू संरक्षण के उदाहरण हैं। शाम को मैं अभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो टॉपिक 22 है हमारा सिलेबस का, उसका एक पूरा वीडियो लेकर आ रहा हूं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है, उसके बारे में हम पूरा वहां पर डिटेल में बात कर लेंगे। चौथा, बाघ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाए जाते? तो गिर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर बाघ नहीं पाए जाते, बल्कि वहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं या एशियाटिक लॉयन। और मैंने आपको बताया था कल, जो विश्व या वर्ल्ड लॉयन डे है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिवस वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पांचवा, 1865 में अंग्रेजों द्वारा पारित अधिनियम का नाम जिसने किसी भी वन भूमि को सरकारी भूमि घोषित करने की शक्ति दी? तो जो वन विनियमन अधिनियम था 1865 का, उसने ये शक्ति ब्रिटिश सरकार को दी थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य वनों की कटाई के दर को नियंत्रित करके वनों की रक्षा करना है? जो वन संरक्षण अधिनियम है हमारा, देखिए वन्य जीव नहीं होगा, वन संरक्षण अधिनियम नाम है इसका। वन संरक्षण अधिनियम 1980 या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये शक्ति हमें देता है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में वर्ष 1982 में लागू हुआ था? तो 1982 में आपका एनविस, ठीक है, यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपका 1982 में आया है, ऑप्शन सी। आठवां देखते हैं, इसको हमें ऑर्डर में लगाना है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 का है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, जो वाटर पॉल्यूशन एक्ट है वो 1974 का है, वो भी पूछता रहता है, इसलिए याद कर लीजिए। तो इसमें जो हम लगाएंगे ऑप्शन, तो 2 1 4 3 इसमें बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन बी। नवा देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा वन और वन्य जीवों का संरक्षण को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? ये भी हम बात कर चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन जो सन 1976 में आया था, उसने ये प्रोविजन किया था। ठीक है, इसके अलावा इसने एक आर्टिकल 48 ए भी हमारे संविधान संशोधन में जोड़ा है, उसको आप जरूर पढ़िएगा, वो भी आपके पर्यावरण से ही संबंधित है, जो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही एक चीज और है, क्या जोड़ी गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य भी आपके संविधान में जोड़े गए हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। उसमें भी हमारे पर्यावरण से संरक्षण करने के लिए उसमें भी बात की गई है, तो वो आप जरूर देखिएगा। 10वां, उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा हाथी अभयारण्य प्राप्त हुआ है, यह निम्न में से यह किसका हिस्सा होगा? तो यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आपका दुधवा नेशनल पार्क दोनों का ही हिस्सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका क्या नाम है? TER यानी तराई एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, ये इस नाम से होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक और एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है यूपी एलिफेंट रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 11वां, सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य जिसे हाल ही में हाथी रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है, कहां पर स्थित है? तो सिंगफन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो माफ कीजिएगा, भारत के, इसका सही उत्तर है नागालैंड, ऑप्शन डी। 12वां, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना की जा रही है? तो लखीमपुर खीरी में इसकी स्थापना की जा रही है। किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? तो लेमरू को भी अभी हाल ही में एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। टोटल भारत में इस समय 33 एलिफेंट रिजर्व है और 112 हाथी गलियारे या एलिफेंट कॉरिडोर्स है।
तो ये कहां पर बनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा हाल ही में अभी एक और चर्चा में था अगस्त्य मलाई, ठीक है, अगस्त्य मलाई, ये भी याद रखिएगा, ये भी अभी हाल ही में बनाया गया, ये तमिलनाडु में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में ये स्थित है। इसके अलावा इससे पहले कौन सा बनाया गया था? 52वां, आपका राजस्थान का रामगढ़ विषधारी, ठीक है। हाल ही में अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक और टाइगर रिजर्व को मंजूरी देने की बात की है, जो है उड़ीसा का डेवरीगढ़, ये भी याद रखिएगा, डेवरीगढ़ उड़ीसा। इसके अलावा एक और पाइपलाइन में अभी चल रहा है, वो है गुरु घासीदास, जो कि गुरु घासीदास वहां पर जो सेंचुरी है छत्तीसगढ़ में, और उसके अलावा तमोर पिंगला वहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको मिलाकर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाने की बात भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जा रही है। 15वां देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपका आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीसाइलाम है। इसके अलावा सबसे छोटे की बात करें तो बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। संरक्षित क्षेत्र पर्णपाती वन और आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन का समर्थन करता है। यह भारत के दो जैव भौगोलिक क्षेत्रों का मिलान बिंदु है। दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट अत्यधिक जैव विविधता में योगदान करते हैं। यह महानदी हाथी अभ्यारण्य का भी एक हिस्सा है। तो किसकी बात इसमें की जा रही है? तो जो सतकोचिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा का, इसकी बात इसमें की जा रही है। सिमलीपाल काफी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, क्योंकि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व भी ये है। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे ज्यादा बात करें दुनिया में तो सबसे ज्यादा हमें मिलते हैं स्पेन में, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया में स्पेन में मिलते हैं। भारत में टोटल 18 है, जिसमें से 12 वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को की एक इनिशिएटिव है, उसमें शामिल है 12। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को किससे खतरा है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व बेसिकली यहाँ पर डोलोमाइट के खनन से इसे खतरा है। डोलोमाइट एक बेसिकली मिनरल होता है, खनिज होता है, जिसका प्रयोग आप अगर मैं बताऊं थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वहां पर एक बॉयलर यूज किया जाता है जिसमें स्टीम बनती है, उसका नाम होता है फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर, FBB, ठीक है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर का जो बेड होता है, ठीक है, वहां पर बबलिंग एक्शन होता है, वहां पर जो बेड बनता है वो इसी डोलोमाइट से बनता है, ठीक है। तो एक थर्मल पावर प्लांट का एप्लीकेशन होता है इसका, वो मैंने आपको बता दिया। अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। देखिए ये बेसिकली जिम कॉर्बेट का बफर एरिया है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला पहला नेशनल पार्क भी था, तो उसका बफर एरिया है। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत तो इसे माना ही जाएगा। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य मूल रूप से जिम कॉर्बेट उद्यान का हिस्सा था, ये भी बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के देखिए बिजनौर वाले डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है थोड़ा सा हिस्सा इसका, तो ये एक और दो दोनों इसमें सही है। 19वां, नीचे दिए गए विवरण से बाघ आरक्षित क्षेत्र की पहचान करनी है। यह अपने सदाबहार साल के जंगलों के लिए जाना जाता है। साल, यह आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारासिंगा शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र है। 1973 में इसे बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। तो कान्हा नेशनल पार्क की बात इसमें की जा रही है। ऑप्शन सी। 2017 से 31 के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का अनावरण भारत द्वारा किया गया था, जिसमें वन्यजीव संरक्षण के लिए भविष्य के रोड मैप की रूपरेखा रखी गई थी। तो बेसिकली 2017 से जो 31 की कार्य योजना, ये हमारी तीसरी कार्य योजना है। इसके दो प्रमुख लक्ष्य थे। एक तो पहला जो 2002 से 2016 तक की हमारी कार्य योजना थी, ठीक है, उसका एक तो स्टडी करना कि उसने कार्य कैसा किया, और दूसरा क्या काम था, आगे के लिए रोड मैप तैयार करना। ये दो इसके कार्य थे। हमारे अभी तक 3 टोटल आई हैं। एक सबसे पहली आई थी 1983 से 2001 तक, दूसरी मैं आपको बता चुका हूं 2002 से 16 तक, और तीसरी हमारी कब से कब तक है, 2017 से 2031 तक। तो तीसरी इसकी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक सीमावर्ती वन्यजीव संरक्षण उद्यान बनाने में भाग लेने वाले देशों में से एक नहीं है? तो भारत, नेपाल और भूटान ने मिलकर एक ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्शन एरिया बनाने की बात की है, लेकिन चीन उसमें शामिल नहीं है। तो इसमें चीन सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसने बताया नहीं कि ये कौन सी फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से है, तो फिर भी देख लेते हैं। राज्य में दर्ज वन लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 12,000 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन है, 1,000 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन है, 3300 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन है। 2012 की 19वीं पशुधन गणना में कुल पशुधन संख्या 63.71 मिलियन बताई गई है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। 23वां, आप अपने पुलिस स्टेशन में हैं और आपको अपने क्षेत्र में हाथी दांत की तस्करी के बारे में एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिलती है। देखिए हाथी दांत की तस्करी करना इस समय भारत में इलीगल माना जाता है, और उसकी जानकारी आपको मिलती है, तो आप क्या करेंगे,
तो शिकारियों को पकड़ने की सबसे पहले आप योजना बनाएंगे कि जो ये लीगल ट्रेड कर रहे हैं उसको रिकवर करें और उनको फिर जो भी लीगल एक्शन है उनके खिलाफ लें। व्यक्तियों के अलावा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए किसको दिया जा सकता है? तो ये संबंधित ग्राम सभाओं को दिया जा सकता है। अमृता देवी बिश्नोई जी राजस्थान में जो बिश्नोई आंदोलन हुआ था उससे संबंधित एक महिला है। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन अधिनियम 1865 के संबंध में सही है? 1865 के अधिनियम ने वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, तो 1865 का नहीं 1878 का अधिनियम था। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, ये स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। डायट्रिच बेंटिस ने 1964 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की, 1964 नहीं, ठीक है, 1864 में। ये पहले क्या बने थे? भारत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, आईजी फॉरेस्ट बने थे पहली बार। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो बी स्टेटमेंट इसमें केवल सही होगा। 26वां, वन अधिकार अधिनियम के बारे में, ठीक है, इसका क्या होता है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में ये लाया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अधिनियम और संरक्षण के संचालन के लिए अनिवार्य किया गया था, ये भी हम कर चुके हैं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्यों का जो मंत्रालय है वो इसको देखता है, ना कि पर्यावरण मंत्रालय। दूसरा, FR1 निवास समुदायों को, या फॉरेस्ट राइट एक्ट लिखना चाह रहा है, किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनर्जीवित, संरक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार देता है, जिसे वे पारंपरिक रूप से स्थायी उपयोग के लिए सुरक्षित और संरक्षित करते रहे हैं। तो इसमें केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहले वाले में मैंने आपको बता दिया जनजातीय कार्यों का जो मंत्रालय है वो इसको देखता है। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण यानी कैंपा के बारे में आपसे बात कर रहा है, जो कि 2016 में एस्टेब्लिश की गई थी बॉडी। यह एक भारतीय कानून है जो केवल केंद्रीय स्तर पर एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। देखिए, केवल केंद्र स्तर पर नहीं है, ये स्टेट लेवल पर भी बॉडीज होती है, ठीक है। इसका जो शेयरिंग होता है वो होता ही 2 तरीके से है। जो टोटल आपको पैसा मिला उसका 90% जाता है स्टेट कैंपा के पास और 10% पैसा जो रखता है वो केंद्र रखता है, ठीक है। अगला, निधियां वनीकरण और पुनर्जनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हैं, जो गैर वन उपयोगों के लिए परिवर्तित भूमि की क्षतिपूर्ति के वन तरीके के रूप में है। तो इसमें भी स्टेटमेंट 2 केवल सही होगा, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। केंद्रीय स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर भी ये बनाई जाती है। अगला देखते हैं 28वां, 1865 में अंग्रेजों द्वारा पारित अधिनियम का नाम, जिसने किसी भी वन भूमि को सरकारी भूमि घोषित करने की शक्ति दी, देखिए वही है, तो वन विनियमन अधिनियम इसका नाम है 1865 का। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा उद्देश्य वनों के कटाई की दर को नियंत्रित करके वनों की रक्षा करना है? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ऑप्शन सी। 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वन और संरक्षण और इससे जुड़े मामले, जंगली जानवर और पक्षियों से जुड़े मामले, पर्यावरण के संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। तो जो सबसे अच्छा उत्तर होगा वो तीसरा ही होगा, चौथा होगा, ऑप्शन डी। 31वां, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और बायोस्फीयर रिजर्व का मूल उद्देश्य है? जानवरों की प्रजातियों का नियंत्रण और सीमित उपयोग, संरक्षित क्षेत्रों में प्रजातियों की व्यवहार्य संख्या का रखरखाव, वन्यजीव संरक्षण के बारे में जनता को शिक्षित करना। तो 31 में के देखिए तीनों ही ऊपर के ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 32वां, निम्न में से कौन सा कानून भारत में वर्ष 1982 में लागू हुआ है? तो 1982 में हम बात कर चुके हैं, जो एनविस है, ठीक है, यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम या पर्यावरण सूचना प्रणाली, ऑप्शन ए लागू हुआ है 1982 में। 33वां देखते हैं, भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सभी को पता है 1972 में लाया गया है। वनों के संरक्षण के लिए और उनसे जुड़े मामलों या उसके सहायक या आनुषंगिक मामलों के लिए पारित किया गया था। क्या पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम सभी को पता है 1980, ऑप्शन सी। 35, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और उपशमन के लिए 1887 में किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए 1887 नहीं होगा, ये 1987 होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण अधिनियम आपका 1981 में लाया गया था, उसके बाद इसको 1987 में अमेंड किया गया या इसमें संशोधन किया गया। तो वायु प्रदूषण और रोकथाम अधिनियम 1981। देखिए बुक में मिस प्रिंटिंग बहुत ज्यादा है, मैं खुद फील कर रहा हूँ, इसमें गलतियां बहुत हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इसका ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि देखिए मैं आंसर देख के नहीं बताता हूँ, मैं पहले याद कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ।
ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक ऐसी लगती है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, जिससे और छात्रों को इसमें नुकसान ना हो, तो और हम उसको समय से सही करें। 36वां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो ये भारत के जो संविधान है उसके, अगर हम बात करें 36वां, ये देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न उन्होंने बनाया है 1986 का। तो ये देखिए एक आर्टिकल है हमारे संविधान का, आर्टिकल 253, ठीक है। 253 जो है वो केंद्र सरकार को यह पावर देता है कि केंद्र सरकार किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या एग्रीमेंट को लागू करने के लिए, आप कह सकते हैं, वो कोई भी लेजिस्लेशन या कानून बना सकती है, चाहे वो उस कानून का विषय राज्य सूची का हिस्सा हो, उसमें उसे राज्य से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 253 के तहत ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, मुदुमलाई भी बहुत फेमस पशु विहार है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बेसिकली टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन बी, व्याघ्रों के लिए। नामदाफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदाफा हमने कल भी क्विज में किया है, एक अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कैटफिश की नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है, कैटफिश की नई प्रजाति खोजी गई है। इसका जो नाम है वो काफी इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका नाम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला एक चेयरमैन रही है उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये भी हमें अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा नेशनल पार्क से ही मिली है, ठीक है। नामदाफा नेशनल पार्क एक अभी और न्यूज में था क्योंकि 8 साल बाद यहाँ पर एक टाइगर देखा गया है, और ये भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व भी इसको माना जाता है। याद रखिएगा, सबसे ईस्टर्न मोस्ट या पूर्वी टाइगर रिजर्व नामदाफा नेशनल पार्क ही है भारत का। खांगचंग राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो खंगचंद देखिए क्या, ये शायद खंगचनजोंगा की बात कर रहा है, ठीक है, खांगचनजोंगा, जो कि आपका यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में भी है और भारत की एकमात्र मिश्रित साइट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था टोटल 40 साइट है भारत से, और उसमें से 32 आपकी कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक आपकी मिक्स्ड साइट है। तो जो मिक्स्ड साइट है वो यही सिक्किम का खंगचनजोंगा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 40वां, डंफा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर अवस्थित है? तो डंफा आपका मिजोरम में अवस्थित है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी लगातार मैचिंग में बहुत आते हैं, देखिए तो इनको ढंग से पढ़ के जाइएगा। 41वां देखते हैं, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार आपका केरल में स्थित है, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो पार्क है वो आपके, अगर हम बात करें बाघ और हिरण, बाघ और भैंसा, बाघ और हाथी, और या फिर पक्षी, तो ये बेसिकली बाघ और हाथी के लिए फेमस माने जाते हैं। अभी देखिए शिवपुरी में ही क्या है, माधव नेशनल पार्क है, वहां पर माधव नेशनल पार्क पर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, इसी मैं बता रहा हूँ 1 या 2 हफ्ते पहले, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जो वहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 2 टाइगर्स को वहां पर छोड़ा गया है। तो ये भी काफी न्यूज में था, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ही पड़ता है माधव नेशनल पार्क। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो आज सुबह ही मैंने देखिए इस पर क्विज डाला है, क्योंकि सरिस्का जो है वहां पर टाइगर का रीइंट्रोडक्शन किया गया था और वो सक्सेसफुल रहा, तो इसीलिए जो राजस्थान की राज्य सरकार है उसने ये डिसाइड किया है कि वहां पर सुस्त भालू या स्लॉथ बियर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको वहां पर वो दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए न्यूज में था, ये राजस्थान में स्थित है। किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था? तो 1973 और 74 में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है? तो इसमें से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है? अगर बात करें राजाजी, तो देखिए आपका उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, बालपक्रम आपका ये भी अलग है। आपके बात करते हैं एक ही बचता है इंद्रावती, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही होगा। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो पंचमढ़ी जो आपका जीव संरक्षण क्षेत्र है मध्य प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 1977 में से बिल्ली अर्जन सिंह जी के इनिशिएटिव या एफर्ट्स द्वारा नेशनल पार्क घोषित किया गया था, और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया जा चुका है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार बेसिकली जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए, जो कि केरल में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए। 48 में का होगा ऑप्शन ए। मानस आपका असम में है, ठीक है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, चंद्रप्रभा आपका वन्यजीव विहार है कहां पर? उत्तर प्रदेश के चंदौली में, ठीक है। 49वां, वह राज्य है जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा का एक पक्षी विहार है और इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी G20 का एक डेलीगेशन भारत आया था, ठीक है, G20 की इस बार भारत को अध्यक्षता मिली है, तो उसी से संबंधित एक ग्रुप भारत में आया था जिसने इस सुल्तानपुर पक्षी विहार को विजिट भी किया था, तो इसीलिए ये न्यूज में भी था।
हरियाणा में केवल 2 आपके नेशनल पार्क है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक है सुल्तानपुर, दूसरा है कलेसर। ठीक है, दूसरा है कलेसर। और कलेसर देखिए, कलेसर का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है, तो ये कभी कभी हिमाचल प्रदेश में भी शो करेगा आपको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे। तो कलेसर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो सरिस्का आपका राजस्थान में है। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा जाता है? तो कवक बेसिकली आपके डेट्रीवोर्स होते हैं या आपके अपघटक होते हैं, ऑप्शन सी। 52वां, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ क्या बनाया गया है? GCF बनाया गया है, यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऑप्शन डी। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में प्लीज थोड़ा पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छा एक फंड है जो कि एक तरह से जो विकासशील देश है वो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होते हैं या जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, तो उनकी कैसे मिटिगेशन में, अडेप्टेशन में और लॉस एंड डैमेज में इससे हेल्प की जाए उसके बारे में ये फंड है। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो अगर आप वनों को नष्ट करते हैं तो उसका कुप्रभाव क्या होता है? मृदा अपरदन, क्योंकि आपको पता है जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बहुत अच्छे से बांधे रखती हैं, जिससे जब बारिश वगैरह आती है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में मानसूनी वर्षा काफी होती है, तो ये कहीं ना कहीं उसको मिट्टी को बांधे रखते हैं और मृदा का अपरदन नहीं होने देते। 54वां, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण है? तो जो झील है आपकी, ये आपकी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, लेक। अगला देखते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है वो है आपका खेत, ऑप्शन सी। 56वां देखते हैं, COP27 का मुख्य फोकस बिंदु क्या है? ग्लोबल एमिशन को कम करना, ग्लोबल कार्बन मार्केट, विकासशील देशों की मदद, और सॉरी 57वां पढ़ दिया मैंने, चलिए कोई नहीं, सभी सत्य हैं। तो इसमें देखिए चारों ही आपके इसमें बिल्कुल ठीक होंगे 57वें में, ठीक है। और अगर बात करें 56वें की, COP27 का आयोजन कहां पर किया गया? तो COP27 का आयोजन सभी को पता है मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। हो सकता है देखिए आपसे मैचिंग में पूछ ले कि 26 का आयोजन कहां हुआ? तो 26 का आयोजन हुआ था आपके स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो में, याद रखिएगा, राजधानी है स्कॉटलैंड की, वहां पर यह आयोजन किया गया। तो 57 में मैंने आपको बता दिया, इसमें सारे सही हैं। अब बात करते हैं, देखिए नंबरिंग भी इन्होंने गलत कर रखी है, मैंने आपसे कहा इस बुक में मिस्टेक्स बहुत लगी मुझे, ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली बुक में इतनी मिस्टेक्स नहीं थी, इसमें मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भारत में कितनी भूमि पर वन है। तो अगर बात करें तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल हमें पता है भारत में 24.62% वन और वृक्ष आवरण है। इसमें वन आवरण कितना है? 21.71% और वृक्ष 2.91%। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? लगभग 22% आपका सही उत्तर होगा। मृदा का लवणीकरण किसके कारण होता है? तो मृदा का लवणीकरण की अगर आप बात करें, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा आपका जो होगा, बहुत अगर आप ओवर इरिगेशन करोगे, बहुत ज्यादा सिंचाई अगर आप करने लगोगे जरूरत से ज्यादा, तो आपका ये लवणीकरण होने लगता है, ऑप्शन सी। इसके लिए देखिए सरकार जो है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी लाई थी, जिसमें आपने देखा होगा जो ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, जिसमें बूंद बूंद कर जड़ों में पानी डाला जाता है और कंट्रोल्ड वे में पानी डाला जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है और आपका पानी का नुकसान भी कम होता है और किसानों को उसकी उपज का अच्छा दाम भी मिलता है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो इसमें अधिक सिंचाई आपकी जिम्मेदार है लवणीकरण के लिए। 60वां, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है? तो जिंक की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है। टोटल देखिए 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं, याद रखिएगा 16 एसेंशियल तत्व माने जाते हैं जो कि किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए होते हैं। इसको मैक्रो और माइक्रो दोनों में विभाजित किया जाता है। मैक्रो में आपने देखा होगा NPK बहुत फेमस है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बाकी जो माइक्रो में क्या आएगा आपका, मॉलिब्डेनम आएगा, ठीक है, बोरॉन आएगा, ये सब छोटे छोटे जो एलिमेंट होते हैं वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। 61वां, भारत में बंजर भूमि का सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य में है? तो बंजर भूमि का सर्वाधिक हिस्सा आपके राजस्थान में है, जहां पर कृषि योग्य भूमि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। 62वां, कृषि वानिकी क्या है? मैंने आपको बताया था एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री, यानी क्योंकि देखिए होता क्या है, आपको पता है भारत का एरिया लिमिटेड है, तो अगर आपको वनावरण बनाना है या बढ़ाना है तो आपको जो आपके पास हाथ में क्षेत्र है उसी में आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी जो वनावरण में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। तो ये कृषि वानिकी जो है वो उसी के लिए है, आपके वनावरण को बढ़ाने के लिए। और इस तरह से मैंने आपसे क्या कहा, जब आपके पास भूमि कम है तो आपको उसी भूमि में वन उगाने हैं, तो ये एक लैंड यूज को यूटिलाइज करने की एक अच्छी टेक्निक है, भूमि उपयोग की प्रणाली है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपका खेत है, यहाँ पर आपने फसलें उगा रखी हैं, तो जो उसके चारों तरफ मेड़ है वहां पर आप वन उगा सकते हो या पेड़ उगा सकते हो।
ठीक है, इसके लिए मैंने पूरा पीडीएफ शेयर किया था उत्तर प्रदेश वन विभाग का, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से वो पढ़ सकते हैं। कृषि वानिकी किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो कृषि वानिकी जो है एग्रो फॉरेस्ट्री वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? कार्बन प्रच्छादन बिल्कुल ठीक है, आर्थिक मूल्य ये भी ठीक है, बेहतर कृषि उपज ये भी ठीक है, तो उपयुक्त सभी के लिए सही है। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई है? तो उत्तर प्रदेश में जो वन संरक्षण की प्रक्रिया है वो जब हमारा वन संरक्षण अधिनियम बना था 1980 में, तभी से बेसिकली देखिए ये चल रही है। यहाँ पर भी देखिए इन्होंने फिर से बहुत गलत ऑप्शन फॉर्म किए हैं, अब इसमें कहीं भी ऑप्शन देखिए है नहीं, तो 1980 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1980 इसमें बिल्कुल ठीक होगा। 1980 इन्होंने कहीं भी नहीं दिया, मैंने चेक किया, 1980 इसका सही आंसर होगा, आप वही लगाइएगा। वन उपज के प्रबंधन से जुड़ी कुछ चुनौतियां क्या हैं? अस्थायी कटाई प्रथाएं, अपर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन, अपर्याप्त निगरानी और बाजारों तक पहुंच का अभाव, तो सारी ही इसमें ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लेकर होने वाली दिक्कतें हैं। वन्य जीवों से होने वाली फसल क्षति को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? घातक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, फसल चक्र या पशुधन रखवाली करने वाले कुत्ते। तो देखिए सबसे अच्छा जो इसका उदाहरण है वो मैं आपको बता चुका हूं जब हमने पढ़े थे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तब हमने पढ़ा था कि दोनों के बीच में देखिए पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। आपको ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए जो जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे अगर आपने देखा होगा कुछ लोग अपने खेतों के किनारे बिजली की तारें लगा देते हैं, जिसकी वजह से करंट लगने से कभी कभी हाथियों की मौत भी हो जाती है। तो इसमें हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो उनको सबसे कम नुकसान पहुंचाए। देखिए फसल चक्र का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है। अगर यहाँ पर होता कि कुछ फसलों की बाढ़ बनाना तो हम मान सकते थे, क्योंकि देखिए क्या होता है अगर आप खेत के चारों ओर कुछ ऐसी फसल लगाते हो जिसको कुछ जानवर पसंद नहीं करते। जैसे मैं आपको बताऊं, हाईवे पर आपने देखा होगा जो हमारा हाईवे होते हैं वहां पर बीच में आपने ज्यादातर देखे होंगे कनेर के पेड़ आपको दिखेंगे। ठीक है, कनेर के पेड़ क्यों? क्योंकि देखिए कनेर के पेड़ ऐसे होते हैं जिसको जंगली जानवर या जिसको गाय वगैरह खाना पसंद नहीं करती। ठीक है, इसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है, क्योंकि गाय इसको खाना पसंद नहीं करती इसीलिए वो डिवाइडर पर नहीं आती और उनकी सड़क दुर्घटनाओं में मौत नहीं होती। तो इस तरीके की टेक्निक्स आपको अपनानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फसल चक्र इसने बोला है, क्रॉप साइकिल का इससे कोई लेना देना नहीं है। रासायनिक नियंत्रण देखिए बिल्कुल गलत है, घातक नियंत्रण बिल्कुल गलत है। पशुधन की रखवाली करने वाले कुत्ते यहाँ पर फिर भी ठीक है, आप मान लीजिए, क्योंकि कुत्ते देखिए किसी का शिकार नहीं करते, वो सिर्फ भौंकते वगैरह है, तो इससे इतना नुकसान किसी जंगली जानवर को नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? आपको वो ऑप्शन चुनना होगा जिससे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन देखे, मतलब जानवरों का नुकसान ना हो। तो ऑप्शन डी इसमें सबसे अच्छा उत्तर होगा। 67वां, वन्य जीवों के विलुप्त होने के लिए अग्रणी मानव गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण है कौन सी? वायु और जल प्रदूषण, मूल्यवान वन्यजीव शिकार, विदेशी प्रजातियों का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, या प्राकृतिक आवासों का विनाश। देखिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है, वन्य जीवों के विलुप्त होने का। हैबिटेट लॉस को वाकई आप यूपीपीसीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक आवासों का विनाश ही उन्होंने सबसे अच्छा इसका कारण माना है। तो 67 का होगा डी। इको सेंसिटिव जोन की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो कि आपके चारों तरफ 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाए जाते हैं। इसका प्रोविजन कहां से लिया गया है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, एक क्षेत्र पारिस्थितिकी की रक्षा और संरक्षण के लिए, किसी क्षेत्र में मानव जनसंख्या में वृद्धि करना, या उपयुक्त सभी। तो 68 का अगर सबसे अच्छा उत्तर होगा तो वो क्या होना चाहिए? एक क्षेत्र पारिस्थितिकी की रक्षा और संरक्षण के लिए। ये देखिए इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आप डी मत लगाइएगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसमें सबसे अच्छा उत्तर होगा। एक इकोटोन क्या है? इकोटोन हम पढ़ चुके थे। ठीक है, मान लीजिए पानी वाला इकोसिस्टम है, ये जमीन वाला इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर आपको दलदल देखने के लिए मिलेगी, मार्शलैंड मिलेगा, उसको आप इकोटोन बोलते हैं। तो यानी दो जो पारितंत्र होते हैं इकोसिस्टम के बीच के क्षेत्र को ये बोला जाता है। एक क्षेत्र जहां दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं और आपस में क्रिया करते हैं। ऑप्शन ए। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, जो कि 2020 से प्रभावी है, और कॉप 21 2015 में ये साइन किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आप एक चीज समझिएगा, आपको पढ़ के लग रहा होगा इसमें सारे सही हैं, ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, मैंने आपको बताया था जब हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा था, तो क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा चरण 2012 से 2020 तक था, और मैंने आपको बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से, और 2020 से ही क्योटो प्रोटोकॉल का जो स्थान लिया है वो लिया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ने। ठीक है, तो यानी जब क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ने उसका स्थान लिया है, तो वो भी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर ही ज्यादा फोकस करेगा। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सब मत लगाइएगा,
करता ये सब पर फोकस है, लेकिन जो इसने स्थान लिया है वो क्योटो प्रोटोकॉल का लिया है, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर ज्यादा फोकस इसका है। 71वां, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति अक्सर भारत में मानव वन्यजीव संघर्ष में शामिल होती है? तो हाथी देखिए सबसे ज्यादा इसमें शामिल होते हैं। राजस्व अभिलेखों और वन भूमि के नामांतरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो स्वामित्व या शीर्षक या टाइटल जो होता है उसमें परिवर्तन को दर्शाने के लिए। 73वां, लवणीकरण की प्रक्रिया कितने मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है? तो लगभग 50 से 70% मृदा अपरदन के लिए यह उत्तरदायी मानी जाती है। ऑप्शन सी। वन प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? टिकाऊ वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, वन उत्पादों के व्यावसायिक मूल्यों में वृद्धि करने के लिए, वनों की कटाई को कम करने के लिए। तो अगर आप मेरा देखिए फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन वाला जो अभी मैंने पीडीएफ दिया है टॉपिक 17 का, उसको पढ़ेंगे तो शुरू के 1 या 2 पैराग्राफ में ही मैंने ये वाली सारी बातें लिखी हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में 1980 और 90 के दशक में बहुत ज्यादा वनों का दोहन हो रहा था, इसी की वजह से फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की प्रणाली लाई गई थी। तो इसमें सारे ही उत्तर बिल्कुल ठीक होंगे, ऑप्शन डी। 75वां, वन उपज के सतत प्रबंधन का क्या महत्व है या सस्टेनेबल मैनेजमेंट का क्या उपबंध है? यह वन संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता है, यह वन पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, यह स्थानीय आजीविका का समर्थन करता है। तो इसमें से क्या आपके सही होंगे? उपयुक्त तीनों आपके इसमें बिल्कुल ठीक है। 75वें का होगा आपका ऑप्शन डी। 76वां देखते हैं, वन आपदाओं को रोकने और कम करने से जुड़ी कुछ चुनौतियां क्या है? वन प्रबंधन के लिए धन की कमी, निगरानी क्षमता के लिए सीमित क्षमता या लिमिटेड कैपेसिटी। तो इसमें 76वें का देखें तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक होगा, दोनों ही। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनों से प्राप्त उत्पाद नहीं है? तो सोना देखिए हमें वनों से नहीं मिलता। 70वां, मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? निवास का विनाश, घरों का ज्यादा होना, अशिक्षा, या हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो सबसे देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा कारण देखिए क्या होता है, निवास का विनाश या हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यही सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि तभी वो भोजन की तलाश में मानव बस्तियों में आना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हादसे भी कुछ हो जाते हैं। 79 देखते हैं, 79वां, इको सेंसिटिव जोन में कौन सी गतिविधियां विनियमित होती हैं या रेगुलेटेड होती हैं? औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, आवासीय गतिविधियां या कृषि गतिविधियां। ये जब मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था तभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर परमिटेड एक्टिविटीज होती हैं, रेगुलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी यहाँ पर कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज के रूप में माना जाता है, ठीक है। और एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अगर माना जाएगा, तो वैसे तो देखिए सभी इसमें रेगुलेटेड की जाती है, कुछ एक्टिविटीज तो बिल्कुल यहाँ पर बैन होती है, ठीक है, जिसको आप कर ही नहीं सकते सरकार की परमिशन के बिना। तो देखिए मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा उत्तर इसमें डी होना चाहिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए जो रेगुलेटेड एक्टिविटीज होती हैं या एक्टिविटीज अंडर रेगुलेशन होती हैं, वो मैं आपको बता दूं क्या क्या होती हैं। अगर हम बात करें, पहला है, जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ होटल्स वगैरह का एस्टेब्लिशमेंट करना, या अगर आप पेड़ वहां पर काट रहे हो उसको रेगुलेट किया जाता है, या अगर आप पानी का कुछ व्यावसायिक उपयोग कर रहे हो उसको भी आप रेगुलेट करते हो, या अगर आपने अपनी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको बिल्कुल परिवर्तित कर दिया तो वो भी इसमें रेगुलेटेड होता है। तो देखिए होटल्स वगैरह आवासीय गतिविधियों में आ सकता है, या अगर आपको रोड चौड़ी करते हो तो वो भी देखिए इसमें आ सकता है। तो औद्योगिक गतिविधियां मैंने आपको बताया, कमर्शियल यूज ऑफ वाटर, तो मेरे हिसाब से तो देखिए इसमें सारा होना चाहिए। अब इन्होंने इस बुक में देखिए ए इसका आंसर दिया है, तो मैंने आपको सारा बता दिया, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 80वां, वनीकरण के क्या लाभ है अफॉरेस्टेशन के? मृदा संरक्षण, कार्बन पृथक्करण, वन्य जीवों के आवास में वृद्धि। तो इसमें सारे ही इसके लाभ हैं। 80 का होगा ऑप्शन डी। बात करते हैं कार्बन क्रेडिट क्या है? तो कार्बन क्रेडिट बेसिकली आप सभी को पता है, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक मैकेनिज्म है जिसमें आप 1 टन, ठीक है, यानी 1000 केजी इक्विवेलेंट किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, इसको CO2e लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी, एक वित्तीय साधन जो 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें ऑप्शन सी सबसे अच्छा होगा। 82, कार्बन क्रेडिट के दो मुख्य प्रकार क्या है? तो एक है कार्बन एमिशन और दूसरा कार्बन ऑफसेट और कार्बन परमिट, ठीक है। कार्बन ऑफसेट, कार्बन परमिट, अक्षय ऊर्जा, ए और सी दोनों। तो इसमें जो सबसे अच्छा उत्तर होगा आपका 82वें का, वो होगा ऑप्शन बी, कार्बन ऑफसेट और कार्बन परमिट। 83वां, वनवासियों का एक प्रमुख अधिकार क्या है? अगर बात करें तो भूमि उपयोग की योजना में भाग लेने का अधिकार, ये उनका एक काफी इंपॉर्टेंट राइट है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वगैरह आपने देखा होगा, 2006 में ये बात की गई है। वन आपदा क्या है या फॉरेस्ट डिजास्टर क्या है? वन में जंगली प्रजाति का आना, एक मानव का प्रवेश,
एक प्राकृतिक घटना जो वन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, फॉरेस्ट सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है। भारत के जीडीपी में वन क्षेत्र का क्या योगदान है, तो लगभग 1% से भी कम इसको माना जाता है। ठीक है, 1% से भी कम, ऑप्शन बी। 86वां देखते हैं, वन अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो इसमें किन चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ेगा, अन्य भूमि के उपयोगों के साथ विरोध, सीमित धन और संसाधन, वन समुदायों और हितधारकों से प्रतिरोध, तो देखिए सारे ही इसका सामना उन्हें करना पड़ेगा, ऑप्शन डी। 87वां, एक वनपाल का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, तो एक वनपाल का प्राथमिक कर्तव्य देखिए क्या है आपका, वन क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षण देना, ये सबसे मेन उनका रोल है। 88वां, किसानों के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी के क्या लाभ है, आय में वृद्धि, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, ठीक है, कटाव का कम होना, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक होगा, सारे ही उसके फायदे हैं। 89वां देखते हैं, वनों के संरक्षण के प्रमुख लाभों में से एक क्या है, जलवायु विनियमन, ये बिल्कुल ठीक है, मृदा संरक्षण, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। वन श्रमिकों के लिए वन बस्तियों के क्या लाभ हैं, रहने की स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच, नौकरी की सुरक्षा में वृद्धि, तो इसमें से क्या क्या उन्हें फायदे मिलेंगे, तो सारे ही फायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। वन प्रमाणन के मुख्य घटक क्या है, वन प्रबंधन योजना और स्वतंत्र तृतीय पक्ष ऑडिट, जो मैंने आपको बोला था 2 से 3 बार थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाता है, जो सर्टिफिकेशन संस्थाएं होती हैं जैसे ISO है, FSC है, PECF है, ठीक है, ये लोग कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं करती, ये हमेशा थर्ड पार्टी के द्वारा जारी किया जाएगा, ये स्टैंडर्ड बनाती हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, तो ए और बी दोनों। 91 का सी। 92वां देखते हैं, मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करने की उपयुक्त विधि क्या है, तो अगर आपको वन्यजीवों का स्थानांतरण, शिकार कोटा में वृद्धि, बिजली की बाढ़ या वनों की कटाई, तो सबसे उपयुक्त इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए अगर आपको कम करनी तो वनों की कटाई तो देखिए हो नहीं सकता, अब इसमें भी देखिए सारे ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल गलत बना रखे हैं, अब आप बताइए इसमें क्या सही होगा, शिकार कोटा में वृद्धि, ये भी देखिए शिकार करेंगे तो वैसी जनसंख्या कम होगी, बिजली की बाढ़ बनाएंगे तो इससे भी मैं आपको बता चुका हूँ मौत होती है, तो इसमें भी मुझे लगता है देखिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था, इन्होंने डी ऑप्शन दिया है, वनों की कटाई, ठीक है, कम करने की उपयुक्त विधि, देखिए वनों की कटाई तो नहीं हो सकता, हाँ वृक्षारोपण आप मान सकते हो, अगर यहाँ पर वृक्षारोपण इन्होंने दिया होता तो ये भी देखिए क्वेश्चन मुझे इसमें गलत लगा, तो आप खुद देख लीजिए इसमें से कोई सा भी सही नहीं होना चाहिए, वनों की कटाई की जगह यहाँ पर वृक्षारोपण वगैरह होना चाहिए था। वृक्षारोपण एक प्रकार की खेती है, किस तरीके की, व्यावसायिक खेती या कमर्शियल खेती, आप मार्केट के लिए इसमें प्लांटेशन एक्टिविटीज करते हो। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में वनवासियों के क्या अधिकार हैं, वानिकी कानूनों को लागू करने का अधिकार, निजी संपत्ति में प्रवेश का अधिकार, निजी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार, तो 94 की बात अगर करें तो देखिए प्रवेश का अधिकार उन्हें मिलता है, दे आर एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। 95, वन किस प्रकार वातावरण की आर्द्रता को बढ़ाता है, तो जो नमी होती है उसको कैसे बढ़ाते हैं, ये बेसिकली वाष्पोत्सर्जन द्वारा या इवेपोरेशन द्वारा इसको बढ़ाते हैं, ऑप्शन ए। निलंबन तंत्र द्वारा किस प्रकार के मिट्टी के कणों का क्षरण होता है, तो निलंबन तंत्र द्वारा अगर हम बात करें तो बहुत महीन जो कण होंगे, बहुत जो माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे उसका क्षरण होता है, ऑप्शन सी इसमें सबसे अच्छा उत्तर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 97वां, वन उपज के सतत प्रबंधन का क्या महत्व है, ठीक है, सतत प्रबंधन का, यह स्थानीय आजीविका का समर्थन करता है, यह वन पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, यह वन संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, तो 97 का क्या होगा सबसे अच्छा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उष्णकटिबंधीय वर्षावन नाम कैसे पड़ा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है, आप सभी को पता है जो हमारी भूमध्य रेखा होती है उसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के एरिया को आपका, ये वैसे तो पूरा 23.5 तक होते हैं ट्रॉपिक, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री, लेकिन जो मुख्य मिलती है आपको बारिश वो इसी एरिया में ज्यादा मिलेगी और इसीलिए यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है भारी बारिश के कारण। 99, कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है, तो कौन सा उर्वरक इसमें से अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है, जो यूरिया है आपका, ऑप्शन डी, ये अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। फसलों की क्रांतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसमें से कौन सा गलत है, अगर हम 100 की बात करें तो मूंगफली जो है बेसिकली कंद निर्माण और पूर्व परिपक्वता, ये इसमें गलत है, ठीक है। तो यही हमारे 100 प्रश्न थे 11वां, इसका बस एक चैप्टर और बचा है, तो आप अपनी अच्छी तैयारी के लिए लगातार इसको रिवाइज करते रहिए और रेगुलर क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।